शाम के बाद मैं फ़कीरों के भेष में, जिसके अंदर एक रिवॉल्वर और एक खंजर छुपा हुआ था, दिल्ली की तरफ पैदल चल पड़ा। मेरा दिमाग मेरे कदमों से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। कभी ऐसे लगता था जैसे मेरा दिमाग पीछे रह गया है और मैं आगे निकल गया हूँ। मैं चलते चलते रुक जाता, लंबे लंबे सांस लेता, तो मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग मेरे साथ आन मिला है। मैं ऐसी मुहिम पर जा रहा था जिसके मुतल्लिक मुझे ज़रा सा भी यकीन नहीं था कि मैं सर कर लूँगा। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं जानता था कि हालात बाज़ औक़ात ऐसा रुख बदल लेते हैं कि बड़े बड़े दानिशमंदों की सोचें आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती हैं। मैं आंधी में दिया जलाने की कोशिश कर रहा था। मैं इंस्पेक्टर मंसूर का सामना करने उसके घर जा रहा था। वहाँ का माहौल इसलिए मेरे खिलाफ हो सकता था कि हम गुज़िश्ता रात मंसूर को एक दरख्त के साथ बांध आए थे और उसके साथ जो लड़की थी उसे उठा लाए थे। मालूम नहीं मंसूर को किसने खोला था। किसी ना किसी ने तो खोल दिया होगा। वो सड़क थी जिसके इर्द गिर्द क्वार्टर और बंगले थे। मुझे मालूम नहीं था कि इंस्पेक्टर मंसूर ने थाने में रिपोर्ट दी थी या उसने यह वारदात हजम कर ली थी। ये भी तो हो सकता था कि लड़की का बाप और भाई मंसूर के सर जा चढ़े हों कि हमारी बेटी तुम्हारे घर में आती थी, वो कहाँ है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि किसने क्या किया या क्या कहा होगा। मुझे डर सिर्फ यह था कि मैं जब मंसूर के घर जाऊं तो वहां कहीं पुलिस न बैठी हो। मुझे बहरहाल वहां जाना ही था। इन्हीं सोचों में खोया हुआ मैं जमुना के पुल से गुजर गया और कुछ देर के बाद मैं मंसूर के सरकारी क्वार्टर से ज़रा दूर उसी जगह खड़ा था जहां मैं गुज़िश्ता रात शोभा को अगवा करने के लिए आन खड़ा हुआ था। ज़्यादा देर खड़ा रहना ख़तरे से खाली नहीं था। वहाँ कोई मुखबिर भी हो सकता था और पुलिस का कोई आदमी भी। वक्त आधी रात से कुछ पहले का था। मैं फ़कीरों और दरवेशों की चाल चलता मंसूर के क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। सड़क पर एक आदमी चला आ रहा था। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर मैं उसके रास्ते में रुक गया और उसे रोक कर उसकी पीठ पर थपकी दी और कहा, भला हो साईं, फ़कीरों को 2 आने दे जा, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा। उसने जेब में हाथ डाला और एक पैसा मेरे हाथ में देकर चल पड़ा। मैंने उसके कंधे पर एक और थपकी देकर कहा, जा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। तूने दरवेश को 1 पैसा नहीं 1 रुपया दिया है। मैं उसको जाते देखता रहा। वो जब नज़रों से ओझल हो गया तो मैं मंसूर के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। चांदनी ख़तरनाक हद तक शफाफ थी। मैंने मंसूर के घर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, लेकिन अपने आप को छुपाने की कोशिश ना की। वो इसलिए ना की कि मुझे कोई खुलकर चलते देख लेता तो समझता कि कोई फ़कीर चला जा रहा है। क्वार्टर की दाएं और बाएं जानिब की दीवारें, जिनके दरमियान सहन था, इतनी ऊंची थीं कि मैंने हाथ ऊपर किया तो दीवार की बुलंदी 1 फुट और रह गई थी। मैंने घुटने ज़रा दौरे किए और पूरी ताकत से ऊपर को उछला। मेरे दोनों हाथ दीवार के ऊपर चले गए और मैंने दीवार को पकड़ लिया। पाँव दीवार के साथ लगाकर और ऊपर जोर देकर मैं इतना ऊपर चला गया कि मुझे क्वार्टर का सहन नजर आ गया। चांदनी रात में मुझे 2 चारपाइयाँ बिछी नजर आईं। एक पर अरोना सोई हुई थी और दूसरी पर मंसूर था। मेरी तरफ मंसूर की पीठ थी, उसके सिवा और कौन हो सकता था। गर्मियों के आखिरी दिन थे, इसलिए वो सहन में सोए हुए थे। इर्द गिर्द दूसरे क्वार्टर और बंगले भी थे। मुझे खदशा नजर आ रहा था कि कोई देख लेगा। मुझे जल्दी अंदर कूद जाना चाहिए था। मैं दीवार पर चढ़कर बैठ गया और रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। पहले मैं दीवार के अंदर की तरफ हुआ, फिर वहां से अपने आप को पीछे गिरा दिया। मेरे पाँव की धमक से मंसूर की आंख खुल गई। वो बड़ी तेजी से बिस्तर से उठा और बोला, कौन है? डरो मत मंसूर, मैंने कहा। मैं तुम्हें मारने नहीं, जिंदा रखने आया हूँ। अगर मरना चाहते हो तो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। मंसूर अपनी चारपाई के करीब रुक कर खड़ा हो गया। तब अरुणा की आंख खुली और वो हड़बड़ा कर उठी। उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, क्या हो रहा है? कौन है ये? और वो मंसूर के साथ लग कर खड़ी हो गई। कुछ नहीं हो रहा, मैंने उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए कहा। कुछ भी नहीं होगा, मत डरो। मैं ना कत्ल करने आया हूँ ना लूटने। जाऊंगा तो कुछ देकर ही जाऊंगा। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहले भी कभी सुनी है, मंसूर ने कहा। तुम कौन हो? हाँ, इंस्पेक्टर मंसूर, मैंने कहा। मैंने तुम्हारी आवाज़ एक अरसे के बाद सुनी है, फिर भी ये आवाज़ मुझे याद है। तुमने मेरी आवाज़ पहले कई बार सुनी है। क्या तुम मेरे कद काठ को भूल गए हो? मोहम्मद खान, मंसूर के मुंह से हैरत ज़दा सरगोशी निकली। खानू डाकू का हो, मैंने कहा। मोहम्मद खान तो बंगाल में मर गया था। बेहतर है कि अंदर चले चलो और बत्ती जला लो। तुम अरोना हो ना? डरो मत, मैं पहले भी एक रात तुम्हारे घर आया था। वो बंगाल की बड़ी ठंडी रात थी। दिल्ली की रातें बड़ी गर्म हैं। मंसूर कमरे की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे अरोना चली और उसके पीछे मैं था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। मंसूर ने बत्ती जलाई। पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में बड़ा कीमती फर्नीचर था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। क्या मैं हैंड्स अप कर लूं? मंसूर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने मुझ पर तंज की हो। मैं इतनी गुस्ताखी नहीं करूंगा मंसूर भाई, मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये लो रिवॉल्वर और अपने हाथ में रख लो और बैठ जाओ।
वो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसने मुझसे रिवॉल्वर ना लिया। मैंने रिवॉल्वर अपने कपड़ों के नीचे उड़स लिया। उसने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया। अरोना मंसूर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। खानू, मंसूर ने मुझसे पूछा, क्यों आए हो? पनाह लेने आए हो? पैसे चाहिए? फौरन बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मंसूर भाई, मैंने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर पेश करके तुम्हें इस गलत फहमी में डाल दिया है कि मैं हूं ही फकीर, क्योंकि मैंने फकीरों और मलंगों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये मेरा बहरूप है। मैं खानू नहीं, खानू डाकू हूँ। मैं खानू कातिल हूँ और खानू राजन हूँ। अगर शक है तो मुझे बताओ कि जिस हिंदू लड़की के चक्कर में तुम आए हुए थे वो कहाँ है? तुम्हें रस्सियों से दरख्त के साथ कौन बांध गया था? थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ कि तुम स्पेशल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर हो, और ये जहन में रखो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा ही खतरनाक कातिल और डाकू इंसानों के रूप में बैठा है। मंसूर धचके से बैठे बैठे आगे को हो गया। उसका मुंह और उसकी आंखें खुल गईं। वो तुम थे खानू? मंसूर ने पूछा। जी हाँ, मैंने सर हिलाकर कहा। वो मैं था। मेरे साथ सिर्फ 4 आदमी थे। मैं चाहूं तो 20 आदमी अपने साथ लाकर तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अपनी प्यारी शोभा को ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन अब क्या लेने आए हो? मंसूर ने पूछा। मेरी जान लोगे? मेरी बीवी को अगवा करने आए हो? मैं तेजी से उठा और अरोना की तरफ बढ़कर अपना दायां हाथ अरोना के सर पर रख दिया। मंसूर बिदक गया। भाई अपनी बहनों को अगवा नहीं किया करते, मैंने जज्बाती से लहजे में कहा, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। भाई अपनी बहनों को बसाया करते हैं, उन्हें आबाद किया करते हैं। मैं अपनी बहन को बसाने आया हूँ। तुमने इसकी खुशियों को मसल डाला है। तुम्हारी शोभा इसी सिलसिले में अगवा हुई है। मेरे घर की बातें तुम किस तरह जानते हो? मंसूर ने पूछा। मुझसे कोई सवाल ना पूछो मंसूर भाई, मैंने कहा। मेरी नीयत को देखो। पहले यह बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हें किसने खोला था? तुम्हारे जाने के 2 घंटे बाद 2 आदमी गुजरे तो मैंने उन्हें बुलाया। मंसूर ने कहा। पहले तो वो डर गए, फिर डरते डरते मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे खोल दिया। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी? नहीं, मंसूर ने जवाब दिया। रिपोर्ट क्या लिखवाता? इसमें मेरी अपनी बदनामी थी। आज दिन को शोभा का बाप आया था, कहने लगा कि शोभा इधर आई थी। मैंने उसे 2-4 गालियां देकर कहा, शोभा के साथ मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने कोई कार्रवाई की है या नहीं। मैंने कहा, मेरी दिलचस्पी तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी के साथ है। मंसूर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे बोलने न दिया। मैंने कहा, मंसूर भाई, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, मैं बातें सुनाने आया हूँ। अपनी इस बीवी में तुमने ऐसा कौन सा नुक्स देखा है जो तुम्हें उस वक्त नजर नहीं आया था जब तुम इसके माँ बाप के पास गए थे और इसका रिश्ता मांगा था? क्यों अरोना? मंसूर ने बज़ाहिर तहम्मुल से अरोना से कहा। तुम्हारे सिवा मोहम्मद खान को ये बातें और कौन बता सकता है? अरोना का रंग पीला पड़ गया और उसने मेरी तरफ देखा। मंसूर, मैंने रोब से कहा, मुझे किसी ने भी बताया हो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी नीयत देखो। मैं तुम्हें इस अजियत से बचाने आया हूँ जो तुमने अपने लिए और अरोना के लिए पैदा कर रखी है। जिस लड़की ने तुम्हें अंधा कर दिया है वो उन मुजरिमों में से एक है जिनकी गिरफ्तारी पर तुम्हें मामूर किया गया है। जिसे तुमने शबाना नाम दिया है वो अंदर बाहिर से कट्टर हिंदू और मुसलमानों की दुश्मन है। क्या कह रहे हो मोहम्मद खान? मंसूर ने कहा। मंसूर, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने आया हूँ। मुझसे वादा करो कि अरोना को तुम वही मोहब्बत दोगे जिसके हाथों मजबूर होकर तुमने अरोना को उसके माँ बाप से मांगा था। मैं तुम्हें इसके एवज दहशत पसंदों का एक पूरा गिरोह देता हूँ जिसे गिरफ्तार करके तुम DSP बन जाओगे। भाई मोहम्मद खान, मंसूर ने खसियानी हंसी हंसते हुए पूछा, मेरे घर के मुतालिक तुम्हें ये रिपोर्टें कहाँ से मिली हैं? मंसूर भाई, मैंने झुंझुलाकर कहा, वो शोभा कल रात से मेरे कब्जे में है जिसे तुम शबाना के नाम से अरोना की सौकन बना कर ला रहे थे। क्या वो तुम्हारे घर के मुतालिक कुछ नहीं जानती? मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि इंस्पेक्टरों की तरह ये तहकीकात मत करो कि मुझे ये रिपोर्टें कहाँ से मिली हैं। अरोना को मैंने बहन कहा है, इस पर कोई शक ना करना। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं इस तरह तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे घर में दाखिल ना होता। जिस हिंदू लड़की के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर रखा है वो तुम्हें धोखा दे रही है। मंसूर के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था। मैंने उसे वो तमाम बातें बताईं जो शोभा ने मुझे बताई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उस गिरोह के 2 खुफिया अड्डों की निशानदही भी कर सकता हूँ। मैंने मंसूर से यह भी कहा कि उसने अरोना के खिलाफ कोई गड़बड़ की तो फिर उसे भी यानी मंसूर को भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां शोभा है। मंसूर ने सर झुका लिया। मंसूर भाई, मैंने कहा, उठो और मेरे साथ चलो। कहाँ? दरिया के पार, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम नहीं जाना चाहोगे, तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगे। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे मैं तुम पर यह साबित कर सकूं कि मैं तुम्हें किस कदर ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूं। हाँ मोहम्मद खान, मंसूर ने कहा, तुम खुद पुलिस में रह चुके हो। किसी पुलिस ऑफिसर को
तुम जैसे खतरनाक मुजरिम के साथ रात के वक्त अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, मैंने कहा और पूछा, क्या अब तक तुम्हें मेरी नीयत पर जरा सा भी कोई शक हुआ है? मंसूर के चेहरे से पता चल रहा था कि वो तजब्जुब और गू मगू के आलम में उलझ गया है। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मैं कुछ समझ नहीं सकता कि मैं क्या करूं। मैं उठा और पहले की तरह अरुणा के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं अपनी बहन की इस्मत की कसम खाकर कहता हूं कि इसके खामिन पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। मैंने कपड़ों के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नाली मंसूर की तरफ करके कहा, अगर मेरी नीयत खतरनाक है तो तुम्हें गोली मारने में मुझे कितनी देर लगेगी? पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अरुणा की चीखों पुकार पर अगर कोई आया तो उस वक्त तक मैं बड़ी दूर पहुंच चुका हूँगा। मैंने रिवॉल्वर कपड़ों के अंदर उड़स लिया। मंसूर ने मेरी तरफ देखा। मुझे एक और बात याद आ गई। मुझे याद है मंसूर भाई, मैंने कहा, बंगाल में जब मैं ASI था तो तुमने मुझे इस्लाम और ईमान पर लेक्चर्स दिए थे। तुमने मुझे बताया था कि मर्द मोमिन क्या होता है। मैं तो शायद इस लफ्ज़ से भी वाकिफ नहीं था। मुझे याद आता है कि तुमने कहा था कि बंगाल मुसलमानों का खिता है। तुमने सिराजुद्दौला और तीटू मीर के किस्से सुनाए थे, लेकिन तुम दिल्ली में आकर उस लड़की के जाल में फंस गए हो जो कहती है कि हिंदुस्तान हिंदू देश बनेगा और उसमें सिर्फ वो मुसलमान रह सकेगा जो हिंदू हो जाएगा। उसने अपने गिरोह को बचाए रखने के लिए अपनी आबरू तुम्हारे हवाले कर दी थी। उसने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें की हैं कि मुझ जैसे एक डाकू और कातिल को भी याद आ गया है कि मैं मुसलमान हूँ। मंसूर भाई, तुम एक हिंदू लड़की से मोहब्बत ही नहीं कर रहे, बल्कि तुम मुसलमानों की जड़ें खोखली करके इस मुल्क को हिंदू देश बना रहे हो। मेरे साथ आओ और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। मैंने कुछ और बातें भी ऐसे जोशीले अंदाज में कहीं कि इंस्पेक्टर मंसूर उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो मोहम्मद खान, अगर मुझे तुम पर नहीं तो अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उसने अरुणा की तरफ देखा। अरुणा के चेहरे पर अब रौनक आ गई थी। उसे तो पूरा यकीन था कि मैं उसके खामिन को धोखा नहीं दे रहा। मैं अपना रिवॉल्वर साथ ले लूं? मंसूर ने मुझसे पूछा। ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। ले लो तो अच्छा है, चाहो तो मेरा रिवॉल्वर रख लो, मेरे पास खंजर है। वो अकेली लड़की है, उसके साथ और कोई नहीं। दूसरे कमरे से वो अपना रिवॉल्वर ले आया। उसने अरुणा की तरफ देखा और मुस्कुराया। अरुणा के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा। हम दोनों बाहर निकल गए। हमें कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा। एक चौक पर एक तांगा खड़ा नजर आया। इंस्पेक्टर मंसूर ने उसे दरिया के पार चलने को कहा, लेकिन तांगे वाले ने इनकार कर दिया। मंसूर ने उसे एक कार्ड दिखाकर कहा कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और तफ्तीश के सिलसिले में जा रहा है। अगर तांगे वाले ने इनकार किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तांगे वाले ने माफ़ी भी मांगी और हमें तांगे में बिठा लिया। हम आपस में बातें करते गए और दरियाए जमुना का पुल आ गया। पुल के दोनों सिरों पर पुलिस ने तांगा रोका और इंस्पेक्टर मंसूर को देख कर जाने की इजाज़त दे दी। दरगाह से तकरीबन 1 मील दूर मैंने तांगा रुकवा लिया। इंस्पेक्टर मंसूर को तांगे से थोड़ा परे ले जाकर कहा कि वो यहीं ठहरे। क्यों? उसने पूछा। मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चलूं? मंसूर भाई, मैंने कहा, तुम मुझ पर कितना ही एतमाद क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारे कुछ राज ऐसे हैं जो तुम मुझे नहीं बताओगे। ऐसे ही कुछ राज मेरे हैं जो मुझसे ना पूछो। मैं तुम्हें वो जगह नहीं दिखाना चाहता जहां मैंने लड़की को कैद कर रखा है। मैं तुम्हारे साथ एक नेकी कर रहा हूं और तवक्को रखता हूं कि तुम मुझ पर यह एहसान करोगे कि उस जगह तक नहीं जाओगे। तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत भी नहीं। मुझे आने जाने में कुछ वक्त लग जाएगा, इंतज़ार से घबराना जाना। मंसूर बड़ा पुराना पुलिस इंस्पेक्टर था। वो एक डाकू की बात समझ गया। कहने लगा कि वो मेरा इंतज़ार करेगा। मैं पूरी रफ्तार से तेज़ चलता उस खंडर तक पहुंचा जहां शोभा मेरे इंतज़ार में बैठी थी। वो बड़ी गहरी नींद सो रही थी। कमरे के कोने में लालटेन जल रही थी। मैंने उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी। उठो शोभा, मैंने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने का मौका पैदा कर लिया है। वो जल्दी से उठी और मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझसे बेशुमार बातें पूछीं और मैं उसे गोल मोल बातों से टालता रहा। उसने 3-4 मरतबा कहा कि वो मुझे अपने बाप से बहुत रकम दिलाएगी। मैंने उसे कहा कि मुझे रकम की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपने देश पर कुर्बान होने का इरादा कर चुका हूँ। बातों बातों में हम वहां पहुंच गए जहां इंस्पेक्टर मंसूर हमारे इंतजार में बैठा था। चांदनी और ज्यादा साफ हो गई थी। मंसूर, शोभा ने मंसूर को देखकर हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे लेने आए हो? हाँ शोभा, मंसूर ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे घर तक तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? शोभा ने पूछा। इंस्पेक्टर मंसूर ने मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने कहा, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। शोभा, अपने गिरोह के मुतालिक जो बातें तुमने मेरे साथ की थी वो मेरे सामने इंस्पेक्टर मंसूर को बता दो। कैसा गिरोह? शोभा ने हैरत से पूछा। क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ बड़ी साफ बात कर देता हूँ। मैंने शोभा से कहा, यहाँ मेरे सामने इंस्पेक्टर मंसूर के आगे इकबाल जुर्म कर लो तो सुखी रहोगी। ये तुम्हें अगर अपने हेडक्वार्टर में ले जाएंगे तो फिर तुम कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देख सकोगी। तुम्हारा हाल हुलिया इस कदर बिगाड़ दिया जाएगा
कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। क्या तुम इनके मुखबर थे? शोभा ने कहा। क्या तुमने इसीलिए मुझे अगवा किया था? हाँ शोभा, मैंने कहा, मैं इंस्पेक्टर मंसूर का मुखबर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ड्रामा खेला है। अगर मैं मुखबर ना होता, चोर या डकैत होता, तो तुम्हारे साथ मैं कोई और सलूक करता, फिर तुम मुझे अपने राज ना देती। सुनो शोभा, तुम्हारा गिरोह अब गिरफ्तारी से नहीं बच सकता। तुम अपने 2 अड्डों की निशानदही कर चुकी हो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। अपने गिरोह के तमाम आदमियों और औरतों को पकड़वा दो, वो तो पकड़े ही जाएंगे। तुम एक वाले जुर्म कर लो, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें वादा माफ गवाह बना लेंगे, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। पापी इंसान, शोभा ने दांत पीस कर मुझे कहा, तूने हिंदू होकर मुझे धोखा दिया है। मुझे मौका मिल गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें कत्ल करवाऊंगी। मैं मुसलमान हूँ शोभा, मैंने कहा। मैं वैसा ही मुसलमान हूँ जैसे मुसलमानों से तुम नफरत करती हो। मेरी जगह कोई हिंदू होता तो तुम्हें यूं ना रहने देता, वो तुम्हारे जिस्म से पूरी तरह लुत्फानंदोज होता। इन बातों को छोड़ो शोभा कि हिंदू अच्छे हैं या मुसलमान, तुम वो काम करो जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, उसने कहा, मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दूंगी। फिर चलो वापस, मैंने कहा। मैं तुम्हें अपने आदमियों के हवाले कर दूंगा और खुद गायब हो जाऊंगा। दूसरे दिन तुम्हें बेहोशी की हालत में इंस्पेक्टर मंसूर के हवाले किया जाएगा। वहां इनके कांस्टेबल तुम्हारे साथ वैश्यों जैसा सलूक करेंगे। तुम्हारी ये कुर्बानी भारत माता और हिंदू देश के किसी काम नहीं आएगी। इंस्पेक्टर मंसूर खामोश था। वो शायद इस सदमे से संभलने की कोशिश कर रहा था कि जिस हिंदू लड़की की खातिर उसने अपने घर में बेइत्मीनानी पैदा कर दी थी, वो लड़की उसे धोखा देती रही थी। उतार दो इसके तमाम कपड़े, इंस्पेक्टर मंसूर अचानक फट पड़ा। अपने आदमियों को यहीं बुला लो खानू, तांगे वाले को भी बुला लो। मैंने लपक कर शोभा का गिरेबान पकड़ लिया। एक झटका दिया तो वो बोल पड़ी, ठहर जाओ। उसने रुंधियाई हुई आवाज में कहा, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे सजा से बचा लोगे। क्या ये सही है कि तुम मुझे झांसा देती रही हो? इंस्पेक्टर मंसूर ने उससे पूछा और गुस्से से गरज कर बोला, कहो नहीं, फिर अपना हशर देखो, फौरन बोलो। वो आखिर औरत थी और अकेली थी। पहले तो वो रो पड़ी, फिर उसने दबी जबान से तस्लीम किया कि वो इंस्पेक्टर मंसूर को झांसा देती रही है। इंस्पेक्टर मंसूर ने उसे कहा कि अपने अड्डों की निशानदही कर दो और अपने गिरोह के हर फर्द का अता पता दो और मुआफ़ी मुझसे लो। उसने बताना शुरू कर दिया। उसने बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि मंसूर ने उसे रोक दिया और कहा कि यहीं बैठ जाओ। वो बैठ गई। मंसूर मुझे परे ले गया। मोहम्मद खान, उसने कहा, यह तुम्हारा कारनामा है। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि तुमने मुझे कितना मोटा शिकार फांस दिया है। तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सामने नहीं ला सकता। तुम बड़े खतरनाक मफरूर मुजरिम हो। अगर तुम कत्ल या डाके की एक आध वारदात करके भागे होते तो मैं तुम्हारे इस कारनामे के एवज तुम्हें माफ़ी दिलवा सकता था, मगर अपने जराइम देख लो। अंग्रेज इतने ज़्यादा जराइम माफ़ नहीं करेगा। मुझसे मांगो क्या मांगते हो। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, ना तुम्हारी निशानदही करूंगा। मुझे सिर्फ ये इनाम चाहिए कि अरोना की मोहब्बत को यूं बेदर्दी से तबाह न करो। मैंने कहा, अरोना का मुझ पर एहसान है। तुम जानते हो कि वो क्या एहसान है। मैंने कोई कारनामा नहीं किया। मैंने तो इस हिंदू लड़की को तुम्हारे और अरोना के दरमियान से हटाने के लिए अगवा किया था, लेकिन ये कुछ और ही निकली। अरोना तुम्हें कहाँ मिली थी? ये करीब ही एक दरगाह है। मैंने जमालुद्दीन रानी और उनके गिरोह पर पर्दा डालने के लिए कहा। बड़ी पहुंच वाली और करामात वाली दरगाह है। मैं वहाँ फ़कीर और मजावर बनकर पड़ा रहता हूँ। वहाँ सब मुझे सचमुच का फ़कीर समझते हैं। अरोना दरगाह पर आई थी, मैंने उसे देख लिया। उसने रो रो कर मुझे बताया कि तुमने एक हिंदू लड़की की खातिर उसकी मोहब्बत को पांव तले मसल डाला है। मैंने उसे सारी बात बता दी, लेकिन यह ना बताया कि मैंने अरोना से कहा था कि इस दरगाह में कुछ भी नहीं। मैंने उसे यह भी ना बताया कि अरोना ने मुझे कहा था कि वो मुझसे बेटा चाहती है। यह दरगाह वाकई पहुंच वाली और करामात वाली है। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, मैं अरोना से माफ़ी मांगूंगा। इस दरगाह ने अरोना की मुराद पूरी कर दी है। इस दरगाह ने मुझे बड़ा मोटा शिकार दिया है। अब मैं डीएसपी बन सकूंगा। इस दरगाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उस दरगाह में सलाम के लिए आऊंगा, अरोना को भी लाऊंगा। उस दरगाह की यह करामत क्या कम है कि उसने मुझ जैसे खतरनाक मुजरिम को अपने सीने में छुपा रखा है। मैंने कहा। इंस्पेक्टर मंसूर मुझसे बगलगीर हुआ और मुझे साथ लेकर शोभा तक गया। मुझे कहने लगा कि तांगे वाले के पास रस्सी हो तो ले आओ। मुझे तांगे में रस्सी मिल गई। इंस्पेक्टर मंसूर ने रस्सी से शोभा के हाथ बांध दिए और उसे तांगे में बिठा कर ले गया। दिन गुजरते चले गए। एक रोज रानी आई। उसने बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर ने दहशत पसंदों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और 2 खुफिया अड्डों पर छापा मारकर डायनामाइट, हथियार और एमुनिशन बरामद किया है। मैंने रानी को बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर को उस गिरोह का सुराग किस तरह मिला था। मैंने उसे सारा वाकया सुना दिया। उससे 1 माह के बाद एक रोज इंस्पेक्टर मंसूर और अरोना दरगाह में सलाम के लिए आए। मंसूर ने मुझे बताया कि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने शोभा के गिरोह के हर फर्द को 25 साल और शोभा को 14 साल सजाए कैद देकर काला पानी भेज दिया है।
मंसूर ने शोभा को वादा माफ गवाह नहीं बनाया था। अब अरुणा से पूछो, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। इसे कहो कोई शिकायत हो तो बताए। अरुणा बहुत हंसी। उसका चेहरा और उसकी हंसी बता रही थी कि अब उसे कोई शिकायत नहीं। इंस्पेक्टर मंसूर दरगाह के मतवल्ली और पीर जमालुद्दीन को सलाम के लिए गया तो मुझे भी साथ ले गया। उसने पीर साहब के कदमों में 10 रुपए रखे, उनके हाथ चूमे और बाहर आ गया। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। पीर साहब को देखकर मुझे एक बड़ा ही खतरनाक डकैत याद आ गया। उसकी शक्ल बिल्कुल पीर साहब जैसी है। वो अरसे से मफरूर है। अल्लाह की करिश्मा साजी है, मैंने हंसते हुए कहा। शक्ल एक जैसी है लेकिन एक डकैत है और दूसरे को खुदा ने कितना ऊंचा रुतबा दिया है। अरुणा और मंसूर चले गए। जमालुद्दीन ने मुझे बुलाया। खानू, उसने कहा, उसे तुम अंदर क्यों ले आए थे? बड़ा खतरनाक इंस्पेक्टर है। तुम उसे जानते हो? मैंने पूछा। अच्छी तरह जानता हूँ, जमालुद्दीन ने कहा। उसका नाम मंसूर है। बंगाल में उसके साथ मुलाकात हुई थी। वो कैसे? जाने दो, जमालुद्दीन ने कहा। लंबी कहानी है। तुम जानते हो डाकुओं और थानेदारों की मुलाकात किस तरह हुआ करती है। मैं उसके हाथ से साफ निकल आया था। डरता हूँ उसने मुझे पहचान न लिया हो। देखा जाएगा यार, मैंने उसे टालने के लिए कहा। मस्त रहो, हमें जरा मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने जमालुद्दीन को टालने की कोशिश की लेकिन मैं अपने आप को ना टाल सका। मैं सोच में लगा कि मंसूर को किसी वक्त शक हो गया तो मैं जमालुद्दीन को किस तरह बचाऊंगा। मैं जमालुद्दीन के साथ गद्दारी का सोच भी नहीं सकता था।